हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बाद जो कि वॉइस है, इसको करेंगे। तो वॉइस आपके एग्ज़ाम से बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आपको टेंस का जानना ज़रूरी है। तो टेंस में जैसा कि हमने पढ़ा था कि टेंस में बेसिकली हम लोग वर्ब और एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हमने 12 तरह के टेंसेस देखे थे, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर का। लेकिन अगर वॉइस के लिहाज से हम लोग देखें तो 12 में से सिर्फ 8 ऐसे टेंसेज हैं उन्हीं टेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वॉइस में। तो हमको ये समझना है कि वॉइस एक्चुअली होता क्या है। तो वॉइस का हिंदी मीनिंग वाच्य होता है हिंदी व्याकरण के हिसाब से। तो मतलब इसमें बोलने का जो तरीका होता है उसके बारे में पता चलता है। तो अगर हम लोग इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो इसमें 2 तरह का सेंटेंस होता है, एक जिसमें कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होगा और दूसरा जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। इसीलिए एक पार्ट में इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि राम रीड्स अ बुक, तो उसमें ये पता चल रहा है कि काम जो कर रहा है उसके लिए एक सब्जेक्ट है राम। और इसी प्रकार से अगर हम लोग ये बोलें कि अ बुक इज़ रेड बाय राम, तो उसमें आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो बुक हो जाएगा, तो उससे जो एक्शन है वो रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वॉइस है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक जो एक्टिव है, जो जनरली जितने भी टेंसेज हैं उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो एक्टिव का मीनिंग भी हम लोग ये बोलेंगे। अगर हम लोग को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो एक्टिव का मतलब कि जब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन में है। एक्टिव वॉइस का मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन में है, और पैसिव का मतलब कि वो जो एक्शन है उससे रिलेटेड कौन सा उसमें पार्ट है जिसको कि ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि जैसे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव के हिसाब से जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि 12 टेंसेज में से सिर्फ 8 ऐसे टेंसेज हैं जिनका कि एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। तो अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो जितने भी टेंसेज हैं उसके हिसाब से पहले सब्जेक्ट और फिर कोई वर्ब और इसके बाद अदर वर्ड आ सकता है, या इसको हम लोग और आसान करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। और इसी को जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और जो वर्ब है वो V3 होता है इसमें। तो इसके हिसाब से इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, फिर आपके इसके बाद अब डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, सिंपल फ्यूचर है और फ्यूचर परफेक्ट है। तो जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा उसके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जिसके की बारे में हम लोग ने टेंस टॉपिक में पढ़ा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हो सकता है कि अगर वो प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, आर, एम आ सकता है। वही अगर पास्ट में है तो वॉज, वर हो जाएगा। और इसी तरीके से अलग अलग टेंसेस के आपके जो एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जोन सा भी वर्ब है उसके हिसाब से, फिर यहाँ पे V3 जिसको की पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। जैसा कि हम लोग टेंस के टॉपिक में पढ़े थे कि वर्ब का फॉर्म या तो प्रेजेंट में या पास्ट में होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जिसको कि V3 बोला जाता है, उसके बाद बाई आएगा और फिर आपका इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो ये जो सिंटेक्स है पहला वाला वो एक्टिव वॉइस का है और दूसरा पैसिव वॉइस का है।
तो जनरली जितने भी टेंसेज हम लोग पढ़ते हैं वो अपने आप में एक्टिव वॉइस होता है। अब बात ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राम रीड्स ए बुक, तो अब ये जो सेंटेंस है वो टेंस का एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो है वो एक्शन कोई सब्जेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि इसके दो तरीके होंगे समझने के। एक्टिव वाला जो होगा उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट बताएगा कि कोई काम कर रहा है, तो इसमें पढ़ने का जो काम है वो राम कर रहा है, और इसमें ऑब्जेक्ट आपका बुक है, जिसमें कि हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का रिलेशन सब्जेक्ट का जिस पार्ट पे इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस हिसाब से ये एक्टिव है, और इसका जब हम लोग चेंज करेंगे तो बुक यहाँ पहले आ जाएगा और राम आपका लास्ट में आ जाएगा। तो इसका जो पैसिव चेंज होगा वो हो जाएगा अ बुक इज रेड बाय राम। तो इस हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं कि पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद अब ये सिंपल प्रेजेंट था तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, और उसके बाद V3 और फिर बाय और ऑब्जेक्ट। तो एक तरीका पहचानने का सेंटेंस को कि वो एक्टिव है कि पैसिव है, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो पैसिव होगा उसमें हमेशा V3 आएगा। ये एक कंपलसरी बात है कि कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव में है तो उसमें V3 ज़रूर आएगा, और जो एक्टिव होता है वो नॉर्मल सेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है। अब उसमें वो कोई सा भी टेंस हो सकता है। तो चेंज करने के हिसाब से अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसका सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, सिंपल पास्ट का क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का, सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर परफेक्ट का किस टाइप से होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो कि टेंसेज होते हैं अपने आप में, पर अगर कुछ सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे मैं लिख दूं कि द विंडो इज ब्रोकन, तो ये जो सेंटेंस है वो उसको हम लोग पहचानने के लिए पहले इसमें देखेंगे वर्ब। तो हम ये देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो V3 है, और इसमें जो आपका ये फर्स्ट जो वर्ड है जो कि विंडो है, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग होता है कि खिड़की टूट गई है या खिड़की टूटी हुई है। तो इसमें अब जो खिड़की टूटी है वो अपने आप नहीं टूटी होगी, उसको किसी के द्वारा तोड़ा गया हो। तो इस तरीके से इसमें जो आपका ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कि जो एक्शन नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर या नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसे सेंटेंस जो भी होंगे वो जनरली डायरेक्ट पैसिव होंगे, इसको डायरेक्ट पैसिव बोला जाएगा। क्योंकि ये जो एक्टिव और पैसिव नेम से ही पता चल रहा है कि एक्टिव ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें एक्शन जो होगा वो सब्जेक्ट करेगा, मतलब सब्जेक्ट एक्टिव होगा, और इसमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। तो दूसरा तरीका इसका पहचानने का है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा या नॉन डूअर का मतलब जो एक्शन नहीं कर रहा है, या लिविंग थिंग्स होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो आपके डायरेक्ट पैसिव बोला जाएगा। जैसे अगर हम लोग बोले कि द रोड इज़ रिपेयर्ड, और
द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड। तो उसमें हमको ये पता चल रहा है कि रोड की मरम्मत की जा रही है, तो वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट है फिर से आपका नॉन डूअर हो गया। तो इस तरीके से जो इस टाइप का सेंटेंस होगा उसको डायरेक्ट पैसिव बोलेंगे। जैसा कि ट्रेडिशनली ये बताया जाता है कि जब कभी भी एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो उसमें जो सेंटेंस आएगा वो आपका V3 के बाद बाई आएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी उस केस में नहीं है जिसमें कि जो एक्शन जो हो रहा होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा होगा, वो आपको किसी और दूसरे पर्सन के द्वारा हो रहा होगा। तो इस तरीके से के सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट पैसिव बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव को पहचानेंगे कैसे। अब एक एक करके हम लोग इन सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में समझते हुए किसी भी सेंटेंस के एक्टिव को पैसिव या पैसिव के एक्टिव को समझ पाएंगे। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग टेंसेस के हर टाइप के एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखेंगे। तो अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो जैसा कि एक्टिव के लिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और पैसिव जब इसको करने जाएंगे तो इसमें पहले इसका ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, उसके बाद V3, क्योंकि V3 से ही जो कंपलसरी चीज़ है जिससे पता चलता है कि वो पैसिव वॉइस में है। इसके बाद बाई, और फिर इसका सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। जैसे अब इसमें एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये चेंज होके बन जाएगा आपका ये एक्टिव है, और जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो इसमें अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको हम लोग इस तरीके से चेंज करेंगे। अगर इसी का नेगेटिव होगा तो जैसे होगा कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो उसमें हो जाएगा कि क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम। और अगर हम इस जैसे इंटेरोगेटिव में कोई सेंटेंस हो कि डज ही प्ले क्रिकेट, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि इज़ क्रिकेट प्लेड बाय हिम। तो इस प्रकार से आप लोग अफर्मेटिव हो उसका कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि अगर एक्टिव में सब्जेक्ट आता है पहले, उसके हिसाब से वर्ब और ऑब्जेक्ट, और पैसिव में जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, V3 बाई, और जो इसका सब्जेक्ट रहेगा वो आखिर में आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें जैसा कि एक्टिव में ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और V4 जिसको कि वर्ब प्लस ING बोला जाता है, और इसके बाद कुछ और जो होगा वो ऑब्जेक्ट आ सकता है इसमें। तो इसको जब पैसिव पे चेंज करने जाएंगे तो उसी तरीके से इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट इसका लास्ट में आ जाएगा, और डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद इसमें भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ
बीइंग आ जाता है सब में, इज बीइंग, आर बीइंग, इसके साथ इसके बाद आर हो जाएगा, आर और बीइंग इसी के साथ, और फिर एम है तो एम और बीइंग हो जाएगा। इसके बाद जो वर्ब है इसमें भी V3 बाई, और इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट का देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी इसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा, जैसा कि मैंने इसका बताया आपको कि अगर होगा, इसमें 3 तरह का जो सेंटेंस है वो और हो सकता है अगर नेगेटिव है तो। जैसे इसको अगर हम लिखें कि अगर क्वेश्चन हो तो होगा जैसे कि डज ही प्ले क्रिकेट, तो इसका अगर पैसिव में आपको चेंज करना है तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। और अगर इसमें ये आ जाए कि आपका अगर WH का कोई क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डज, व्हाट नहीं करके यहाँ पे हाउ आएगा, हाउ डज ही प्ले क्रिकेट, तो इसका भी हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं कि इज तो इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस जिसका कि इंटेरोगेटिव दिया रहेगा तो इंटेरोगेटिव 2 तरीके का होता है। एक तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा और दूसरा WH फैमिली, जिसको कि हमने टेंस में भी पढ़ा था, तो उसमें व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, विच इस तरीके से आता है। तो इसको जब चेंज करेंगे हम लोग तो इसमें ये जो WH का है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव में वो इज, एम, आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके हिसाब से हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अब जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखा कि कैसे जो नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो इसी तरीके से इसके भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि पहले जैसे मान लो इसमें होगा कि ही या आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो ये जो सेंटेंस है आपका वो अफर्मेटिव है नॉर्मल। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ए मैंगो इज़, और जैसा मैंने बताया कि जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद इज है तो इज बीइंग, आर है तो आर बीइंग और एम है तो एम बीइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से इज बीइंग हो जाएगा। तो इसमें बीइंग आ जाता है जब पैसिव में चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। और जो वर्ब है तो वर्ब तो पैसिव में ऑलवेज V3 होता है, तो ईट का जो V3 होगा वो इटन हो जाएगा बाय, और इसके बाद मी, आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर कोई क्वेश्चन में रहेगा कि इज शी लर्निंग द लेसन, तो ये क्वेश्चन है तो इसमें भी वैसे हो जाएगा कि
सबसे आसान तरीका, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि पहले क्वेश्चन वाले वर्ड को, जिससे क्वेश्चन बन रहा है, जैसे इसमें डज है तो इसको अगर हम लोग नॉर्मल हटा के समझे तो सेंटेंस ही प्लेस क्रिकेट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको पहले अफर्मेटिव में समझते हुए और इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो इसका होता है कि सिंटेक्स को आप स्ट्रक्चर को याद करेंगे, नहीं तो नॉर्मली सेंटेंस को आप लोग इस तरीके से भी इसको हटा के भी देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस था एक्टिव में, तो इसको अगर हम लोग डच को हम लोग ऐसे हटाते हुए समझे तो ही प्लेस क्रिकेट है, और इसको जब चेंज करने जाएंगे तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही इस सेंटेंस का, जिसको कि हम लोग एक्टिव से पैसिव में समझे, तो यहाँ से हटाते हुए अगर हम लोग समझे तो ही प्लेस क्रिकेट, और उस तरीके से WH है तो WH वाला पहले आता है, और बाकी जो स्ट्रक्चर रहेगा ही प्लेस क्रिकेट का, उसी तरीके से आपका ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखा, और अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव, और परफेक्ट का जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब है वो ऑलवेज V3 आता है, तो V3, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे अब चेंज क्या आएगा, तो हैज़ का हैज़ बीन और हैव का हैव बीन हो जाएगा। तो इसमें BEEN हो जाएगा, ये याद रखना है। उसके बाद V3 का V3 रहेगा, क्योंकि पैसिव में तो V3 होता ही है, और इसके बाद बाई आ जाएगा। तो प्रेजेंट में 3 होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। इन्हीं 3 टेंसेस का हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। तो हमने 2 का देखा, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव। अब वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव, जैसा कि हम लोग टेंस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद V3, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी को पैसिव में चेंज करेंगे तो रूल के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहला वर्ड हो जाएगा पैसिव का। फिर अब ये चेंज होके हैज़ का हैज़ बीन और हैव का हैव बीन हो जाएगा। V3 कंपलसरी होता है पैसिव में, बाई, और फिर इसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है वो आपका लास्ट में आ जाएगा। तो इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो जैसे इसका एक्टिव का सेंटेंस देखें तो दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। और इसी को जब पैसिव में चेंज करने जाएंगे तो इस रूल के हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया द वर्क, और इसके हिसाब से अब यहाँ पे जो है वो हैज़ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो ये हो गया आपका नॉर्मल अफर्मेटिव का। और अगर हम क्वेश्चन के सेंटेंस की बात करें कि अगर कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा सेंटेंस, तो जैसे है कि हैज़ ही परफॉर्म द प्ले, तो ये आपका इंटेरोगेटिव है। इसका जब वॉइस में चेंज करने जाएंगे तो अब ये पहले आ जाएगा इसके टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हैज़ द प्ले बीन, अब ये जो बीन है वो इसके बाद आ जाएगा, एक साथ नहीं आ सकता, हैज़ बीन देनी होगा, हैज़ द प्ले बीन परफॉर्म्ड बाय हिम। इस तरीके से हमने इसका अफर्मेटिव का और क्वेश्चन का देखा। इसी प्रकार से आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी क्या हो जाएगा कि जैसे है कि ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो ये तो इंटेरोगेटिव है। अगर नेगेटिव में होगा जैसे ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, तो उसमें भी यही हो जाएगा कि इज़ क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम। तो इस प्रकार से नेगेटिव का भी हम लोग बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी अगर नेगेटिव है तो जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये अफर्मेटिव है, और अगर इसी की जगह पे अगर नेगेटिव सेंटेंस आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो हो जाएगा तो उसमें भी आपको क्या करना है कि अ मैंगो
इज़ नॉट यहाँ पे आ जाएगा बीइंग ईटन बाय मी। तो जैसा कि हम लोग सेंटेंस वाले में या टेंस में पढ़ते हैं कि किसी भी अफर्मेटिव का नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, तो अगर इनमें भी आपको नेगेटिव का वॉइस चेंज करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपको नॉट यूज़ करके आसानी से उसका आप लोग वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट के 3 पार्ट जो कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव के स्ट्रक्चर को देखा। तो इन स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है कि अच्छे से याद कर लेना है। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का, इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और ये प्रेजेंट परफेक्ट का। इस हिसाब से आप आसानी से वहाँ पे एग्ज़ाम में आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो टेंस के दूसरे टाइप जो कि पास्ट है, तो उसमें भी 3 टाइप के टेंसेस का जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट को समझेंगे। तो सिंपल पास्ट का जो एक्टिव है, जैसे कि हम लोग टेंस में भी पढ़ा था, तो सब्जेक्ट और V2 जो होता है वो वर्ब का पास्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। और इसका जब पैसिव चेंज करने जाएंगे तो इसके हिसाब से जैसे यूजुअली अगर वो टेंस का सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो वो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। और सिंपल पास्ट का जब भी पैसिव चेंज करेंगे तो चूँकि सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होगा, वैसे ही सिंपल पास्ट का जब पैसिव करने जाएंगे तो यहाँ पे वॉज और वर या वेयर में से कोई एक यूज़ होगा। तो ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा पैसिव में शुरू में, और इसका सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, उसके बाद V3, जैसा कि पैसिव में कंपलसरी V3 होता है, बाई, और फिर सब्जेक्ट आएगा। और जब इसका आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे मान लीजिए एक्टिव में कोई सेंटेंस है, यू रोट अ पोएम, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, अ पोएम, और ये सिंगुलर है इसलिए वॉज हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ब है रोट, तो इसका जो V3 है वो रिटर्न हो जाएगा, और बाई यू का यू ही रहता है चेंज होने पे। तो इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव जो अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, अगर वही मान लीजिए इसका नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में क्या हो सकता है सेंटेंस, जैसे यू डिड नॉट राइट अ पोएम। तो अब उसका जब पैसिव चेंज करेंगे तो उसमें हो जाएगा कि वॉज अ पोएम नॉट रिटन बाय यू, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो जैसे अगर एक्टिव में दिया हो कि डिड श्याम किल अ बर्ड, तो इसका जब चेंज करने जाएंगे तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन में रहे तो आपको उसको क्वेश्चन को कवर करते हुए पढ़ना है, किस हिसाब से, पास्ट के हिसाब से। तो चूँकि डिड क्या होता है, डू का पास्ट डिड होता है, तो इसको हम ये मानेंगे जैसे ही डिड दिखाई दे सेंटेंस में तो डिड को ये मानेंगे कि ये सिंपल पास्ट है। तो उस हिसाब से इसको कवर करते हुए अगर हम लोग श्याम किल्ड अ बर्ड करें तो उसका पैसिव में चेंज जब होगा तो हो जाएगा कि अ बर्ड वॉज किल्ड बाय श्याम। तो जब इसका इंटेरोगेटिव करने जाएंगे तो आपको क्या करना है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे इसमें वॉज और वर यूज होता है, तो उसी प्रकार से इसका जब हम पैसिव चेंज करने जाएंगे तो इसके हिसाब से, चूँकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज अ बर्ड किल्ड, किल का किल्ड V3 हो जाएगा बाय श्याम। तो इस प्रकार से चाहे कोई सा भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहे तो आपको क्या करना है, उसके हेल्पिंग वर्ब को कवर करते हुए ये मान के पहचान के, जैसा कि ये सिंपल पास्ट है तो श्याम किल्ड अ बर्ड, और उसके बाद जब आप चेंज करने जाएंगे तो बहुत आसानी से आप उसके एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग पास्ट के दूसरे टाइप पे आएंगे जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वॉज और वर, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर हो जाएगा। V1 प्लस ING, जिसको कि V4 भी बोला जाता है, किसी वर्ब में ING लग जाएगा, जैसे रीड है तो रीड में ING रीडिंग, प्ले में ING प्लेइंग,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब इसके पैसिव में चेंज करने जाएंगे तो नॉर्मल जो प्रोसेस है कि पैसिव में क्या होगा, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है एक्टिव में तो उस एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में पहले आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है जिससे कि आपको समझ में आए कि हमेशा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में पहला वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, तो उसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आता है। जैसे कि प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज, बीइंग और आर बीइंग आता था। तो यहाँ पे चूँकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है तो इसके हिसाब से वॉज बीइंग और वर बीइंग हो जाएगा। और V3 तो पैसिव में आता ही है कंपलसरी, बाई, और उसके बाद इसका सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल को देखें तो जैसा एक सेंटेंस है वी वेयर WERE वी वेयर मेकिंग अ पिक्चर। तो मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि हम लोग एक पिक्चर बना रहे थे। जब इसका पैसिव में चेंज करने जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, अ पिक्चर। अब चूँकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वॉज वर होता है, तो यहाँ पे वॉज बीइंग आ जाएगा। और मेक यहाँ पे वर्ब है तो उसका V3 मेड और बाई वी का अस हो जाता है चेंज। ओके, तो यहाँ पे सॉरी ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो इस तरीके से जो भी अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करेंगे। और अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ इंटेरोगेटिव का, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो जैसे एक सेंटेंस होगा वॉज राजू कैचिंग द बॉल, कि क्या राजू बॉल को पकड़ रहा था। तो जब इसका पैसिव चेंज करने जाएंगे तो अगेन कोई भी इंटेरोगेटिव है तो जैसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वॉज वर है और वर में ING है तो आपको पता लग गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसके हिसाब से अगर आप इसको कवर करते हुए समझें राजू वॉज कैचिंग द बॉल, और फिर चेंज करने जाएंगे तो बहुत ईजिली आप आराम से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हम इसको पैसिव में चेंज करने जाएंगे तो हमको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, और उसके पहले भी क्या हो जाएगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अब बीइंग आ जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे वॉज बीइंग और वर बीइंग है वो जब इंटेरोगेटिव आप करने जाएंगे तो वॉज और बीइंग के बीच में हमेशा ऑब्जेक्ट को लिखना है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से। तो वॉज द बॉल बीइंग, अब कैच यहाँ पे वर्ब है तो कैच का कॉट हो जाएगा CAUGHT, कॉट बाई राजू। तो इस तरीके से इसका आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दिया रहेगा तो ईजिली कर सकते हैं। और अगर WH का आएगा कोई भी, चाहे वो सिंपल पास्ट रहे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, कोई भी रहे, जैसा कि मैंने प्रेजेंट में भी बताया था आपको कि अगर WH आएगा तो क्या हो जाएगा, WH वाले के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट V3 बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखने के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट, तो तीसरा जो टेंस है पास्ट में जिसका कि एक्टिव से पैसिव चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट है। तो इसके हिसाब से जैसा कि हम लोग टेंस में भी पढ़ते आ रहे हैं तो जो एक्टिव होगा वो आपका सब्जेक्ट के बाद हैड इसमें कंपलसरी आता है। जो भी अफर्मेटिव होगा, जो एक्टिव होगा, हैड, V3 और ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव होगा। एक्टिव से जब आप पैसिव चेंज करने जाएंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा और यहाँ पे बीन आ जाता है ना, हैड के साथ हैड बीन, V3 तो आता ही है पैसिव में कंपलसरी, बाई और फिर सब्जेक्ट आएगा। इस आधार पे आप लोग पास्ट परफेक्ट के एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर साथ में नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि वो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़्यादा लेंदी लगेगा। मैं उसको एग्जाम्पल के हिसाब से लिख के या आपको ओरली समझा रहा हूँ तो उस पार्ट पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इस हिसाब से जब पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल की बात करें हम लोग कि अगर एक्टिव है और वो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव है, तो जैसा कि एक सेंटेंस है कि ही हैड टेकन टी, तो जब इसको हम लोग चेंज करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी
और यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, टी हैड बीन टेकन बाय, ही है तो हिम हो जाएगा। तो ये है आपका नॉर्मल जो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसी में अगर नेगेटिव रहे, ही हैड नॉट टेकन टी, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, टी हैड नॉट बीन, यहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, टेकन बाय हिम। तो इतना सा फ़र्क होता है। अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे नॉट लगा देना है। और वही अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो जैसे एक सेंटेंस है, हैड यू फिनिश द जॉब, मतलब कि क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया था या आप अपना काम पूरा कर चुके थे। तो उस हिसाब से जब इसको हम लोग चेंज करने जाएंगे तो फिर से कोई भी इंटेरोगेटिव है, तो मैंने जैसा बोला कि हैड देखते ही आपको पता चल जा रहा है, इसको सीधा कर देना है, इसको सब्जेक्ट के बाद ले आना है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यू हैड फिनिश द जॉब, ये आपका पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो उसके हिसाब से क्या करना है आपको कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो पहले आ जाएगा, क्योंकि हैड इसमें होता ही है कंपलसरी। तो हैड द जॉब बीन, अब इसमें फिर वही अगर हैड और बीन दोनों है तो इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट शुरू में नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हैड द जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू। तो इस तरीके से आप लोग पास्ट का अगर कोई भी टेंस हो तो स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में रखना है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो टेंस के 3 टाइप में, जैसा हमने समझा कि नॉर्मली जो वॉइस होता है वो टेंस के हिसाब से चेंज होता है। तो टेंस में 3 टाइप में, टोटल वैसे 12 टेंसेज होते हैं, पर हमने देखा कि 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का और 3 फ्यूचर का, तो 12 में से टोटल 8 का ही जो एक्टिव से पैसिव चेंज होता है। तो 3 प्रेजेंट के 3 को कवर करते हुए पास्ट के 3 को, अब हम लोग जो फ्यूचर का 2 बचा है उसको एक एक करके करेंगे। तो पहला इसमें आपका जो जिसका एक्टिव से पैसिव चेंज होता है वो सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट और इसके बाद विल और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है जो एक्टिव है। इसका जब पैसिव आप करेंगे तो पैसिव में वैसे यूजुअली इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, सेंटेंस का पहला वर्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि शैल है तो शैल भी और विल है तो विल भी हो जाता है। और पैसिव है तो V1 का V3 तो होना ही है, ये कंपलसरी है। पहचानने का तरीका है, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है और उसमें वर्ब अगर V3 है तो समझना है कि वो पैसिव है। उसके बाद आपका इसका जो सब्जेक्ट है, इसके बाद बाई और लास्ट में इसका सब्जेक्ट आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग सेंटेंस ले तो हम लोग लिख सकते हैं कि ही विल लर्न द लेसन, ये आपका एक्टिव है। इसको जब पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लेसन, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से द लेसन विल बी, अब ये बी है तो V3 हो जाएगा, लर्नड, या यहाँ पे डी भी आता है, बाय हिम। तो ये अफर्मेटिव का हुआ। और अगर इसी में इंटेरोगेटिव रहेगा तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि विल यू कट द केक, तो इसमें भी वही जैसे इंटेरोगेटिव आए
तो आपको क्या करना है कि अफर्मेटिव के हिसाब से, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ध्यान में रह रहा है, तो इस वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल फ्यूचर है, तो उसी तरीके से फिर आप चेंज कर देंगे। तो अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा ही, तो इसके हिसाब से विल। अब ये इसका ऑब्जेक्ट द केक है, तो विल द केक। अब यहाँ पे बी आ जाएगा। जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में है, जैसे कि आपका इसमें शैल भी, विल भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट पे हैज़ हैव था, और उसके बाद उसी तरीके से पास्ट में जो था, तो जब हैज़ और हैड आता है तो उसके बीच में वो लग जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और तब इसके बाद बी आएगा, ये याद रखना है। इसके बाद V3, तो यहाँ पे कट का कट ही रहेगा, कट कट कट, V1 V2 और V3 तीनों कट होता है बाई यू। इस तरीके से इसका इंटेरोगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव भी रहेगा, जैसे ही विल नॉट लर्न द लेसन, तो वैसे हो जाएगा द लेसन विल नॉट बी, इसके बीच में नॉट आ जाएगा। जहाँ कहीं भी दो वर्ड आएगा उसके बीच में आपका नेगेटिव वाला वर्ड नॉट आएगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहेगा तभी भी आप कर सकते हैं। विल नॉट यू कट द केक, तो वैसे हो जाएगा विल द केक नॉट बी कट बाय यू। तो अगर आप लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसको अफर्मेटिव के हिसाब से समझेंगे तो उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बहुत ही आसानी से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो टेंस का लास्ट जो टाइप है फ्यूचर परफेक्ट, 8वां, उसको हम लोग करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझें, एक्टिव, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेंस के हिसाब से, वो आपका पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें शैल हैव और विल हैव आता है, फिर V3, क्योंकि परफेक्ट है तो टेंस का कोई भी परफेक्ट हो उसमें एक्टिव में V3 आएगा, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। इसी को पैसिव में जब करने जाएंगे तो वैसे ही यूजुअल रूल के हिसाब से इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि बीन आ जाएगा, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद V3 प्लस बाई और प्लस इसका जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं नॉर्मल आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस लिखूँ तो उसमें लिख सकते हैं कि द बॉय will have done the homework। अब इसका इस एक्टिव को पैसिव में जब करेंगे तो रूल के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, द होमवर्क। अब शैल हैव है तो बीन, विल हैव है तो बीन, तो विल हैव बीन। V3 तो परफेक्ट में भी होता है, यहाँ पे भी तो डन का डन ही हो जाएगा, डू डिड डन होता है, बाई बॉय है तो बॉय रह जाएगा। तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव हुआ। अगर हम लोग इसी का नेगेटिव करेंगे तो द बॉय विल नॉट हैव डन द होमवर्क रहेगा अफर्मेटिव में, और यहाँ पे आपको विल नॉट हैव बीन यहाँ पे आ जाएगा और बाकी का नेगेटिव रहेगा। और अगर हम लोग क्वेश्चन का देख लें एक एग्जांपल, तो जैसे हो जाएगा
कि विल शी हैव कुक्ड राइस। तो ये इंटरोगेटिव हुआ। इसका जब पैसिव करेंगे तो रूल के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि इसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट के बाद लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। तो इसके हिसाब से अब ऑब्जेक्ट राइस है, लेकिन आपको इसका हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है जो भी इंटरोगेटिव है उसके हिसाब से। तो विल राइस हैव बीन कुक्ड बाय हर। तो यहाँ पे आपका जो विल हैव और बीन से पहले ये सब्जेक्ट, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, जैसा कि हम लोग हर टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो टेंस है उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो से टेंस के बाद कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि नॉर्मल सेंटेंस होता है, तो उसमें आपको ये पहचानना है कि जो काम कर रहा है वो खुद सब्जेक्ट कर रहा है कि वो कोई और किसी और से करवाया जा रहा है। तो उसको हम लोग डायरेक्ट पैसिव बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सेंटेंस रहेगा कि द रोड इज़ रिपेयर्ड, तो ये डायरेक्ट पैसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रोड बनाया जा रहा है वो किसी और के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आपको पहले एक्टिव और पैसिव पहचानना आना चाहिए। तो एक्टिव जब भी रहेगा तो उसमें वो चीज़ जो है वो उसमें सब्जेक्ट जो होगा वो दिया रहेगा, कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है। और अगर वो डायरेक्ट पैसिव रहेगा तो उसका मीनिंग के हिसाब से हमको पता चलेगा कि जो इसका सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर कहा जाता है या नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल जो सेंटेंस रहेगा उसको भी आप लोग पहचान सकते हैं कि वो एक्टिव है कि पैसिव है। इस प्रकार से आपको वॉइस को समझने के लिए टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हमने वॉइस को कवर किया। अगले क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक सेंटेंस को करेंगे। थैंक यू।